सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नारद टीवी की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये नया साल आपके लिए काफी अच्छा बीते। आपने जो भी सपने देखे हैं, जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं अपने जीवन के लिए, वो आप इस नए साल में अवश्य पाएं। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा। भारत की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास को अगर आपने बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखा होगा तो ही ये मुमकिन है कि आज से 50 साल बाद आप इन दोनों खिलाड़ियों को एक शानदार बल्लेबाज से अलग किसी दूसरे रोल के लिए याद रखोगे। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट में कुछ उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिन्हें बल्लेबाजी से अलग किसी दूसरे रोल में याद रखना बहुत मुश्किल है। हालांकि कहने को इस खिलाड़ी ने विकेट कीपर से लेकर बेहतरीन फील्डर और बहुत से अलग अलग काम भी किए हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें राहुल द्रविड़ द कैप्टन याद होंगे। कुछ ऐसी ही कहानी रोहित शर्मा की भी है, जो सलामी बल्लेबाज बनने से पहले एक बेहतरीन गेंदबाज थे और उन्होंने मिडिल ऑर्डर में अच्छी खासी बैटिंग की है। मगर रोहित शर्मा द ओपनिंग बैट्समैन इतना शानदार है कि हम ये सब भूल गए हैं और बहुत ज्यादा मुमकिन है कि हम अगले 50 सालों बाद ये याद भी रख पाएंगे कि रोहित शर्मा को भारतीय टीम का कप्तान भी बनाया गया था। गांगुली के बाद जिन लोगों को सीधे धोनी अगला कप्तान याद आता है, वो कोहली के बाद रोहित शर्मा को भी छोड़ ही सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए नारद टीवी आज आपके सामने मार्वल्स मैंस एंड मोमेंट सीरीज में भारतीय क्रिकेट के शायद सबसे अनलकी और अंडररेटेड कप्तानों के बारे में कुछ अनछुए और कम छुए पहलुओं को रखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 11 अप्रैल सन 2000 के दिन हेंसी क्रोंजे को अपनी टीम के कप्तानी पद से हटा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था कि वो फिक्सिंग में शामिल थे और इसके 2 साल बाद एक प्लेन हादसे में उनकी मौत हो गई। मगर इसके बीच में हर्सल गिब्स से लेकर हेनरी विलियम ने भी यह स्वीकार कर लिया था कि उनके कप्तान ने उन्हें खराब प्रदर्शन के बदले रिश्वत का ऑफर दिया था। लेकिन इससे भारत में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ कहानी का रुख पहले ही मनोज प्रभाकर के जरिए पलट गया था, जब उन्होंने कपिल देव को फिक्सिंग में शामिल बता दिया था। और रही सही कसर क्रोंजे के इस बयान से पूरी हो गई कि उन्हें बुकी से मिलाने वाले लोगों में अजहरुद्दीन भी शामिल थे, यानी कि विश्व क्रिकेट में हड़कंप मचा हुआ था और इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय क्रिकेट को होने वाला था। भारतीय क्रिकेट टीम को सबसे ज्यादा विश्व कप मुकाबलों में लीड करने वाले कप्तान से लेकर विश्व कप विनिंग कप्तान और भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बड़े मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज अजय जडेजा के अलावा मनोज प्रभाकर तक सबके ऊपर अब तलवार लटक रही थी। भारतीय टीम मैदान से लेकर मैदान के बाहर तक ह्यूमिलिएशन का सामना कर रही थी। लोगों में क्रिकेट और क्रिकेटर्स को लेकर भरोसा खत्म हो गया था। इसके बाद कपिल देव से लेकर अजहरुद्दीन के साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन साल 1997 से अगले 3-4 सालों के समय में भारत में क्रिकेट के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया था और ऐसे में यह फैसला लिया गया कि सौरव गांगुली को टीम का नया कप्तान बनाया जाए और नए कोच और खिलाड़ियों को लेकर एक नई टीम को तैयार करने का प्रयास किया जाए। भारतीय क्रिकेट का कप्तान बनना उस समय आत्महत्या करने जैसा था, क्योंकि एक बड़ी हार या खराब प्रदर्शन देश में उठ रहे सवालों को फिर से हवा दे सकता था। और ऐसे में जॉन राइट के साथ सौरव गांगुली ने अपनी टीम को तैयार किया और महज 4 सालों में इतना कुछ हासिल कर लिया जिससे लोगों में यकीन फिर से कायम हो गया और सब कुछ फिर से पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा था। मगर यहाँ से एक और नया तूफान धीरे धीरे टीम के अंदर से खड़ा हुआ और जल्द ही टीम के कप्तान और नए कोच के बीच की दरार जग जाहिर होना शुरू हो गई। ग्रेग चैपल, जिन्हें खुद गांगुली के कहने पर टीम का कोच बनाया गया था, अब वो गांगुली की टीम को रास नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनके तौर तरीके बिल्कुल अलग थे। भारतीय टीम में एक बार फिर खिलाड़ी खेमों में बंटना शुरू हो गए थे। गांगुली को अपने शानदार कप्तानी करियर से दूर होना पड़ा, क्योंकि उनका प्रदर्शन बिल्कुल सही नहीं चल रहा था। अब फिर से वही सवाल सबके सामने था, जिसका हल कुछ साल पहले सौरव गांगुली बने थे। भारतीय टीम का नया कप्तान किसे बनाया जाए, और वो भी ऐसे मौके पर जब टीम पूरी तरह से युवा खिलाड़ियों से भरी हुई थी। सिलेक्टर्स और आपस में खिलाड़ियों ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और ऐसे मौके पर जब भारत में क्रिकेट को लेकर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, सौरव गांगुली के साथ टेस्ट डेब्यू करने वाले शांत और स्थिर खिलाड़ी को इस तूफानी टीम का नया कप्तान बनाया गया। जी हाँ, राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने। राहुल द्रविड़, जिनकी अपनी कोई पसंद जैसे कभी थी ही नहीं, उन्हें जो भी कहा गया, जिस जगह भी कहा गया और जितनी देर के लिए कहा गया, उन्होंने इस बात को अपनी इच्छा समझकर पूरा करने का प्रयास किया और भारतीय क्रिकेट में हमेशा से एक डिपेंडेबल, भरोसे लायक खिलाड़ी बने रहे। साल 2003 विश्व कप में टीम का बैलेंस बनाने के लिए राहुल द्रविड़ ने 10-12 सालों बाद विकेट कीपिंग दस्ताने उठा लिए। 2011 कोलकाता टेस्ट में भी उन्हें अपनी जगह छोड़ करके खेलना पड़ा, तो उन्होंने अभी मान लिया और अब उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ना था। राहुल द्रविड़ को कभी भी कप्तानी अपने शानदार योगदान के बदले इनाम में नहीं मिली थी, या इस रोल को लेकर योग्यता को देखते हुए राहुल द्रविड़ को यह भार नहीं सौंपा गया था। उन्हें यह जिम्मेदारी इसलिए निभानी थी क्योंकि हमेशा की तरह टीम को इनकी जरूरत थी। साल 2005 से 2007 तक राहुल द्रविड़ ने दोनों फॉर्मेट्स में भारत को फुल टाइम कैप्टन के तौर पर लीड किया था। राहुल द्रविड़ की कप्तानी में ही भारतीय टीम वेस्टइंडीज की धरती पर 35 सालों बाद सीरीज जीतने में कामयाब हुई थी। भारत ने बांग्लादेश को सीरीज में हराया था और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वो ये कि साल 1986 के बाद भारतीय टीम ने इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में हराया था। राहुल द्रविड़ के पास पिच कंडीशन और फील्ड प्लेसमेंट करने की बेहतरीन काबिलियत थी और वो खुद एक बल्लेबाज के तौर पर भी टीम को सबसे अच्छा बैलेंस देने में कामयाब रहते थे। राहुल द्रविड़ उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक थे जिनकी बल्लेबाजी पर कप्तानी का असर नजर नहीं आता था। विदेशी धरती पर भारतीय टेस्ट टीम को मजबूत बनाने का जो क्रेडिट हम विराट कोहली की कप्तानी को देते हैं,
उसके पहले हकदार राहुल द्रविड़ थे, जिन्होंने वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और बांग्लादेश में सीरीज जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका के मैदान पर टेस्ट टीम को पहली बार जीत दिलाने में कप्तानी भूमिका निभाई थी। भारतीय टीम को साल 2006 में 14 सालों के इंतजार के बाद अफ्रीका के सामने उनकी धरती पर पहली बार किसी टेस्ट में जीत हासिल हुई थी। फिर साल 2007 में भारत को वेस्टइंडीज की धरती पर विश्व कप भी खेलना था और यहाँ आकर वो सब कुछ जैसे खत्म होने वाला था जो राहुल द्रविड़ ने अपनी कप्तानी में हासिल किया था। सचिन के अनुसार इस विश्व कप से 1 महीने पहले तक कोच ग्रेग चैपल द्रविड़ को कप्तानी से हटाना चाहते थे और उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भारतीय टीम का कप्तान बनने के लिए बोलकर मनाने का प्रयास किया था कि मैं और तुम मिलकर इंडियन क्रिकेट को लंबे समय तक कंट्रोल कर सकते हैं। यह बात सचिन ने अपने किताब में बहुत अच्छे से बताई है, जो एक तरह से उन लोगों को भी खामोश करने के लिए काफी है जो ये कहते हैं कि राहुल द्रविड़ चैपल के इशारों पर चलने वाले कप्तान थे और मैदान पर वही करते थे जो चैपल चाहते थे। अगर ऐसा था तो फिर अपने कप्तान को कोई कोच क्यों हटाना चाहेगा जब उसका रिकॉर्ड भी अच्छा जा रहा है। 2007 विश्व कप शुरू हुआ और बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले मैच में मिली हार के बाद भारत में लोगों ने जितने अच्छे सालों में सब कुछ देखते हुए जो जब्त करके हुए रखा था वो गुस्सा अचानक फूट गया और भारत में हर जगह क्रिकेट को खत्म करने की बातें शुरू हो गई। खिलाड़ियों को घर बैठने की नसीहतें मिलने लगी और लोगों ने भारतीय खिलाड़ियों के घर पथराव करना शुरू कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी जो उस समय वनडे क्रिकेट में लगातार कमाल कर रहे थे, जब वे विश्व कप में फेल हुए तो लोगों ने उनकी घर को पूरी तरह से तोड़ दिया। डर के माहौल में धोनी के परिवार को पुलिस सिक्योरिटी में लिया गया। भारतीय लोग उन खिलाड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जो देश से बाहर खेल रहे थे और अभी विश्व कप से बाहर नहीं हुए थे। और ऐसे माहौल में जब वुल्मर की मौत के बारे में जानकारी सामने आई तो वेस्टइंडीज में भी विश्व कप के बीच स्थिति खराब हो गई थी। ऊपर से सचिन तेंदुलकर को कोच के कहने पर अपनी जगह छोड़कर खेलना पड़ रहा था और इस पूरे दबाव में गेंदबाज भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति में किस तरह भारतीय टीम एक मैच जीतने में कामयाब रही और श्रीलंका से हारकर विश्व कप से जल्दी बाहर हो गई और जब देश लौटने का समय आया तो खिलाड़ियों को सख्त सिक्योरिटी के बीच पुलिस की गाड़ियों में बिठाकर एयरपोर्ट से लाया गया। उस समय की बात करते हुए धोनी ने कई बार कहा है कि उन्हें जब पुलिस की गाड़ियों में लोगों के डर से बिठाया जा रहा था तो उन्हें किसी ऐसे क्रिमिनल जैसा महसूस हो रहा था जिसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। इस तरह की टर्मोइल सिचुएशन में राहुल द्रविड़ के खिलाफ लोगों का गुस्सा सबसे ज्यादा सामने आ रहा था और कुछ लोग सौरव गांगुली को फिर से कप्तान बनाने की मांग करने लगे थे। कुछ लोगों ने विश्व कप की हार के बाद द्रविड़ का सर काटने की बात भी कही थी। कोच और कप्तान के पीछे पूरी टीम को उतनी ज्यादा घृणा नहीं झेलनी पड़ी थी, मगर आप समझ सकते हैं कि एक कप्तान को सिर्फ कुछ मैचों की हार के बाद अपने लोगों से यह सब सुनकर के कैसा लग रहा होगा। एक कप्तान जिसने विदेशी जमीन पर भारतीय टीम को लगभग अनबीटेबल बना दिया था, उस कप्तान को अपने ही लोग खत्म करने की बातें कर रहे थे। राहुल द्रविड़ को इससे भी पहले कई बार क्रिकेट फ्रेटर्निटी और लोगों के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। साल 2004 में जब सचिन तेंदुलकर अपना दोहरा शतक नहीं पूरा कर पाए थे तो कारण यह बताया गया कि द्रविड़ सचिन से जलते हैं, इसलिए उन्हें अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अगली बार उन्हें बॉल टेम्परिंग करने के लिए जिम्मेदार बताया गया। उनके कुछ फैसलों को भारतीय टीम की हार का कारण बताया गया और चैपल के साथ उन्हें कैसे जोड़ा गया ये तो आप जानते ही हैं। राहुल द्रविड़ अचानक पूरी तरह से हर मैच में अपना 100% देने के बाद भी भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े विलन बन गए थे। लोग उनसे नफरत करने लगे थे, मगर राहुल द्रविड़ को अपनी टीम के लिए जो सही लगा वो करते रहे। वनडे क्रिकेट में राहुल द्रविड़ के कप्तानी करियर की बात करें तो यह पहले कप्तान भी थे जिन्होंने भारतीय टीम को चेज करते हुए जीतना सिखाया था। भारतीय टीम ने 17 मैचों में स्कोर का पीछा करते हुए जीत हासिल करी थी। साथ ही राहुल द्रविड़ वो पहले भारतीय कप्तान थे जिन्होंने कप्तानी करते हुए अपनी पहली 4 सीरीज में टीम को जीत दिलाई थी। आगे चलकर रोहित शर्मा ने इस रिकॉर्ड को दोहराया था। बल्लेबाजी में अपनी कप्तानी के समय उन्होंने क्या अच्छा किया था, अगर ये पता नहीं चल पड़े तो आर्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको रोहित शर्मा की तरफ ले जाने से पहले एक किस्सा बताते हुए चलते हैं जो इरफान पठान ने शेयर किया था। इरफान पठान बताते हैं कि जब पूरी टीम 2007 विश्व कप के बाद खुद के करियर को लेकर के चिंता कर रही थी और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब एक दिन राहुल द्रविड़ उनके कमरे में आए और धोनी को साथ लेकर फिल्म देखने का प्लान बनाया। इरफान पठान और धोनी ने मना कर दिया, लेकिन राहुल का कहना उन्हें मानना पड़ा और वो 3 इडियट्स फिल्म देखने चले गए। फिल्म देख करके वापस लौटे तो द्रविड़ ने उनसे कहा कि तुम दोनों को आगे बहुत लंबा खेलना है, तो निराश होने से कुछ नहीं होगा। तुम दोनों को टीम के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। तुम दोनों इतने टैलेंटेड खिलाड़ी हो, इसलिए निराश रहकर टाइम वेस्ट मत करो और अपने गेम पर ध्यान दो। इस कहानी के अलावा ये बात भी सामने आती है कि साल 2007 में पहले T20 विश्व कप के लिए जब टीम का सिलेक्शन हो रहा था तब सचिन भी टीम में शामिल होना चाहते थे। उनको शायद यह लग रहा था कि वो अगले वनडे विश्व कप तक रिटायर हो जाएंगे, इसलिए यह विश्व कप उनके सामने एक अच्छा मौका था। मगर यहाँ भी नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए और नए कप्तान के अंडर नया टैलेंट अफ्रीका भेजने के लिए राहुल द्रविड़ ने सचिन और गांगुली दोनों को इस विश्व कप से बाहर रहने के लिए कहा ताकि धोनी स्वतंत्र रूप से कप्तानी कर सके। आगे चलकर राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में सालों बाद साल 2007 में ही टेस्ट सीरीज में जीत दिलाई और बेहतरीन तरीके से कप्तानी करियर को विराम दिया। अनिल कुंबले को टीम का नया कप्तान बनाया गया। अनिल कुंबले ने भी भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में मंकी गेट स्कैंडल के समय जिस तरह हैंडल किया था और माइटी ऑस्ट्रेलिया को उनकी जमीन पर टेस्ट मैच में हराया था, वो भी एक यादगार लम्हा था। साथ ही वीरेंद्र सहवाग के डूबते टेस्ट करियर को बचाने के लिए भी अनिल कुंबले द कैप्टन को याद किया जाता है, जो टेक्निकली भी बहुत होनहार कप्तान थे, लेकिन समय उन्हें यह इजाजत नहीं दे रहा था कि वो इस सफर को ज्यादा लंबा खींच सके।
कुंबले के बाद धोनी तीनों फॉर्मेट्स में भारतीय टीम के कप्तान बन गए, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से एक उठापटक के दौर से टीम को निकाला और सबसे सक्सेसफुल कप्तान बनकर निकले। लेकिन यहाँ से अब हम चलते हैं रोहित शर्मा की तरफ, जिन्हें राहुल द्रविड़ की तरह भारतीय टीम की कप्तानी किसी इनाम की तरह नहीं मिली थी और न ही वो कप्तान बनने के लिए तैयार थे। द्रविड़ की तरह रोहित शर्मा को भी अपनी टीम को जरूरत को देखते हुए कप्तान बनने के लिए हाँ कहना पड़ा था। फुल टाइम कैप्टन बनने से पहले ही द्रविड़ की ही तरह रोहित ने भी खुद को एक अलग तरह से एक कप्तान के तौर पर बेहतरीन साबित कर दिया था और शायद आईपीएल और उसके बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर रोहित के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए ही गांगुली ने उन्हें टीम का अगला कप्तान बनाया था। रोहित शर्मा ने भी कप्तान बनने के तुरंत बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट में द्रविड़ की तरह शानदार तरीके से टीम को जीत दिलाई थी और बल्लेबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया था। रोहित शर्मा का व्हाइट बॉल क्रिकेट में विनिंग प्रतिशत बहुत अच्छा रहा है और टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को मजबूती से आगे बढ़ाया है। दूसरी बार लगातार भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप में उनकी कप्तानी में फाइनल तक पहुंच गई थी। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा में एक कप्तान के तौर पर बहुत सी कहानियां एक जैसी हैं और बल्लेबाज तो दोनों किस श्रेणी के हैं ये बताना शायद जरूरी नहीं है। रोहित शर्मा ने टीम की फुल टाइम कैप्टन बनने की बागडोर संभाली तो 2 साल बाद टीम को वनडे विश्व कप खेलना था। कुछ ऐसी ही कहानी राहुल द्रविड़ की भी थी और इस बार दोनों खिलाड़ी अलग अलग तरह से एक साथ थे। फर्क सिर्फ इतना था कि राहुल द्रविड़ की कप्तानी में जहां टीम ने अपने विश्व कप इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम 12 सालों बाद पहली बार वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही थी। रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को एशिया कप से लेकर बायलैटरल सीरीज में हर जगह बेहतरीन तरीके से लीड किया था और टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। मगर जिस तरह से लोग गांगुली के अचानक कप्तानी छोड़ने से नाराज थे, वही हाल अब रोहित शर्मा के समय कोहली के लिए भी लोगों के बीच था और फॉर्मर कप्तानों के बीच लोगों ने रोहित और द्रविड़ के एफर्ट्स को उतनी अहमियत देने का प्रयास नहीं किया जो उन्हें अपने बेहतरीन कप्तानी के लिए मिलनी चाहिए थी। दोनों जब विश्व कप के लिए पहुंचे तब अचानक लोगों ने उनकी कप्तानी को अच्छे से नोटिस करना शुरू किया और दोनों ही बार विश्व कप उठाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। एक करीबी मैच में आखिर तक लड़ते हुए हार गया तो दूसरे कप्तान को उसके लोगों और आसपास की स्थितियों ने वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। रोहित शर्मा ने शायद इतिहास पढ़ करके ही यह पता लगाया था कि विश्व कप में एक हार के बाद लोगों का स्वभाव किस तरह से बदल जाता है। रोहित शर्मा अगर यह विश्व कप हासिल कर लेते तो पूरी दुनिया उनकी थी। वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ताकतवर देश के सबसे बड़े खिलाड़ी बन सकते थे और कुछ वैसा ही राहुल द्रविड़ के साथ भी हो सकता था। राहुल द्रविड़ को 24 साल का इंतजार खत्म करना था और रोहित शर्मा को पिछले 12 सालों का सूखा खत्म करना था, जिन दोनों से नहीं हुआ। और राहुल द्रविड़ को हमें कप्तान के तौर पर अगर याद करने की कोशिश करते हैं तो सामने सिर्फ 2007 विश्व कप की निराशा ही याद आती है और कुछ वैसी ही तस्वीर रोहित शर्मा के लिए भी बनती हुई नजर आ रही है। रोहित शर्मा को एक विश्व कप फाइनल तक पहुंचाने वाले कप्तान तक सीमित करके भुला दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने क्या किया था वो बातें विराट कोहली के साए तले दबकर कहीं खो गई हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए वो परिस्थितियां, वो मैच, वो कारनामे, वो रिकॉर्ड्स और एक ही साल में 2 बार आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल तक पहुंचाने वाला वो कप्तान रोहित शर्मा और एक ही साल में आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल तक पहुंचाने वाला कप्तान रोहित शर्मा कम से कम क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महान कप्तान की तरह याद रखे जाने चाहिए। जहां तक बात रही राहुल द्रविड़ की, तो सचिन, धोनी, कोहली और जहीर खान के रिप्लेसमेंट ढूंढने में यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट को अभी तक दूसरा द्रविड़ भी नहीं मिल पाया है और कप्तान के तौर पर विदेशी जमीन पर भारत को स्थापित करने का क्रेडिट राहुल द्रविड़ को ही जाता है, जिसके बाद में विराट कोहली ने कंटिन्यू किया था। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ ऐसा किया है जो अपनी तरह से असामान्य बातें थी, मगर सोशल मीडिया की दुनिया में उनको बिल्कुल रोज की खबरों की तरह इस तरह नजरअंदाज किया गया, जिससे हम कभी उन बातों के पीछे की कहानियां और उनका प्रभाव नहीं समझ पाए। शायद इसलिए बहुत सी बातों को लगभग भुला दिया गया है। भारत में लोगों को भूलना बहुत अच्छा लगता है और लोगों ने इन कहानियों को और कहानियों के पीछे की सिचुएशंस को भी भुला दिया है। उम्मीद है आपके सामने हम 2 महान कप्तानों को अच्छे से रखने में सफल रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।